Hello guys, welcome to the Life of Study. So, in this video we will cover the next topic, that is external and foreign trade. In my previous video I had completed the internal trade. So, please watch that video first and then come to this. Okay. So, let's move to the next topic without time wasting. So friends, there is also a second type of trade, that is external और फॉरेन ट्रेड। जब हमारा ट्रेड यानी जब हमारे गुड्स नेशनल बाउंड्रीज पर क्रॉस कर जाते हैं या वो फॉरेन लैंड्स में पहुंच जाते हैं तो वहाँ क्या होता है, वो हमारा ट्रेड कैसा क्या कहलाता है, फॉरेन ट्रेड। ठीक है, यानी जो ट्रेड हमारा वो व्यापार हमारा एक्सटर्नली हो रहा है यानी फॉरेन में हो रहा है, उसको बोलेंगे फॉरेन ट्रेड। ठीक है, इसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि लाइसेंसिंग हो गया, कस्टम एंड ड्यूटी हो गई। ठीक है, कस्टम ड्यूटी हो गई, तो ये कुछ मीन्स रूल्स रेगुलेशन इन्वॉल्व करता है। सो व्हाट इज दिस? व्हेन द कंडक्ट ऑफ ट्रेड क्रॉसेस द नेशनल बाउंड्रीज एंड रीचेज द फॉरेन लैंड, फॉरेन ट्रेड इज बॉर्न। Okay, this trade involves the completion of various rules and regulations such as licensing and custom duty. So what is custom duty? Custom duty it is a tax। यानी क्या है, ये एक टैक्स है जो कि हमारे जब हमारे गुड्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होते हैं, ठीक है, तब ये एक टैक्स इम्पोज होता है उन गुड्स पर। So, custom duty is a tax imposed on goods when they are transported across international borders, or we can say that boundaries। यानी एक सिंपल वे में अगर हम समझें तो ये क्या है, एक टैक्स है जो कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पे इम्पोज किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। और गवर्नमेंट इसको किस लिए यूज़ करती है, जिससे कि उनके जो रेवेन्यूज़ हैं यानी इनकम्स हैं, सेफ गार्ड हैं डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को रेगुलेट करने के लिए, उनके मीन्स उनके गुड्स को मूव करने के लिए, मूवमेंट के लिए। तो ये जो टैक्स है इसलिए इम्पोज किया जाता है। ओके, ऑल राइट। इसके बाद हम बात करते हैं दैट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल और फॉरेन ट्रेड। There are three types of external trade: import, export, and entry port. So, first one is import. What is import? When a businessman of a country buys some goods from the businessman of another country, means जब कोई भी बिजनेसमैन, यानी हम इंडिया की बात करते हैं, इंडियन बिजनेसमैन है कोई, वो जब दूसरी फॉरेन कंट्री से कोई भी गुड्स को मीन्स या आप बोल सकते हैं खरीदता है, ठीक है, परचेज करते हैं वो, तो वो जो मतलब जो गुड्स को परचेज करना फ्रॉम अनदर कंट्री, फ्रॉम फॉरेन कंट्री, दैट इज कॉल्ड इंपोर्ट। यानी जब हमारी कंट्री में बाहर से कुछ गुड्स आता है, सीधी लैंग्वेज में समझें तो किसी भी कंट्री से, किसी फॉरेन कंट्री से बाहर से हमारी इंडिया में गुड्स इंपोर्ट करता है यानी आता है वो गुड्स, यानी हम परचेज करते हैं, तो उसको बोलते हैं इंपोर्ट करना। यानी इंपोर्ट मतलब आना, ठीक है, यानी गुड्स हमारा कहीं बाहर से इंडिया में आ रहा है, दैट इज कॉल्ड इंपोर्ट। ठीक है, एग्जाम्पल, फॉर एन एग्जाम्पल, व्हेन इंडिया बाय पेट्रोलियम प्रोडक्ट फ्रॉम ईरान, जब हमारा इंडिया पेट्रोलियम प्रोडक्ट ईरान से या किसी भी कंट्री से खरीदता है, दैट इज कॉल्ड इंपोर्ट करना। किसी भी गुड्स को अगर हम किसी बाहर कंट्री से खरीदेंगे, उसको बोलेंगे इंपोर्ट। ठीक है, यानी वो क्या हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है। इसी तरीके से एक्सपोर्ट का मीन्स क्या है, लाइक वाइज जैसे वो इंपोर्ट करना हुआ, अभी क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट करना है, यानी कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं, गुड्स हैं हमारी इंडिया के, वो फॉरेन कंट्री में सेल हो रहे हैं, यानी यहाँ से सामान बाहर जा रहा है, तो उसको बोलेंगे एक्सपोर्ट। व्हेन द ट्रेडर ऑफ अ वन कंट्री सेल्स समथिंग टू द ट्रेडर ऑफ अनदर कंट्री, फॉर एग्जाम्पल इंडिया सेल्स कॉटन क्लॉथ टू फॉरेन कंट्री। क्लियर? यानी अब यहाँ क्या कर रहा है, इंडिया कॉटन क्लॉथ सेल कर रहा है, किसको, फॉरेन कंट्री को। ठीक है, यानी यहाँ से सामान बाहर जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट। और बाहर से सामान अंदर आ रहा है, मतलब हमारे पास आ रहा है, इंडिया में आ रहा है, तो उसको बोलेंगे इम्पोर्ट। क्लियर? नाउ द थर्ड टाइप ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड इज एंट्री पोर्ट। व्हाट इज एंट्री पोर्ट? When a country imports some goods from another country and then export the same goods to the some third country, मीन्स क्या हुआ, जैसे इंपोर्ट में क्या था कि हम बाहर से सामान क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, और
एक्सपोर्ट में क्या है, सामान को बाहर हम बेच रहे हैं। एंट्री पोर्ट में भी कुछ ऐसा ही है, मिलता जुलता है, नहीं दोनों का मिक्सचर है ये। जब हमारी कंट्रीज इंपोर्ट करती है कुछ गुड्स बाहर से, ठीक है, और वही गुड्स वो एक्सपोर्ट कर दे किसी थर्ड कंट्री को, तो वो कहलाता है एंट्री पोर्ट। यानी हमने बाहर से कुछ सामान परचेज किया और जो हमने परचेज किया है वही हम क्या कर दें, किसी थर्ड कंट्री को एक्सपोर्ट कर दें। फॉर एन एग्जाम्पल, England imports goods from South Africa and exports it to other European country. मीन्स इंग्लैंड क्या करा है, इंग्लैंड ने क्या किया, साउथ अफ्रीका से कुछ गुड्स को इम्पोर्ट किया है, यानी कुछ परचेज किया है गुड्स। ठीक है, गुड्स परचेज किए हैं साउथ अफ्रीका से, किसने, इंग्लैंड ने। ठीक है, अब गुड्स किसके पास है, इंग्लैंड के पास। ठीक है, अब इंग्लैंड क्या करेगा, इंग्लैंड कंट्री क्या करेगी, वो गुड्स को किसी यूरोपियन कंट्री में एक्सपोर्ट कर देगी, वहाँ सेल कर देगी। सो यही प्रोसेस क्या कहलाएगा, एंट्री पोर्ट। क्लियर है? ओके, सो ये ट्रेड कंप्लीट हुआ। इट इज़ अ कंपोनेंट्स ऑफ कॉमर्स, दैट इज फर्स्ट इज ट्रेड। सो ट्रेड में भी टू टाइप्स के ट्रेड होते हैं, होम ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड प्रीवियस वीडियो में है, अच्छे से एक्सप्लेन है, और फॉरेन ट्रेड इस वीडियो में है। सो फॉरेन ट्रेड में थ्री पार्ट्स होते हैं, थ्री टाइप्स के फॉरेन ट्रेड होते हैं, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट एंड एंट्री पोर्ट, राइट। अब सेकंड कंपोनेंट्स है कॉमर्स का, जो कि है ऑक्सिलरी या एड्स टू ट्रेड। अब हम इसकी बात करते हैं। ओके, एड्स टू ट्रेड का मीन्स है, या हम बोलें ऑक्सिलरी टू ट्रेड का मीन्स है, जब भी कोई भी मतलब किसी भी टाइप का हर्डल्स, कोई भी प्रॉब्लम्स अगर हमारे ट्रेड के रास्ते में आती है, ठीक है, ट्रेड हो रहा है उसके बीच में कोई भी हर्डल्स आते हैं, हर्डल्स भी काफ़ी सारे हैं, हिंड्रेंसेस जिसे बोलते हैं हम, ठीक है, रुकावटें। आगे बढ़ते हैं, हिंड्रेंसेस क्या होते हैं। सो ऑक्सिलरी टू ट्रेड क्या कहलाता है, यानी जब भी कोई भी हर्डल्स, कोई भी हिंड्रेंसेस हमारे ट्रेड में आते हैं, इन द वे ऑफ ट्रेड वो अपियर होते हैं, सो उनसे ओवरकम करने के लिए, ठीक है, उनसे बाहर निकलने के लिए ये एड्स टू ट्रेड बनाया गया है। इसी को बोलते हैं, इसी एक्टिविटी को बोलते हैं एड्स टू ट्रेड, ठीक है। So it refers to all those activities which are undertaken to overcome. Overcome means कहाँ से? The hurdles happen in the way of trade. Okay. So it refers to all those activities which are undertaken to overcome the hurdles happen in the way of trade. कुछ hindrances हैं, कुछ hurdles हैं, देखते हैं वो क्या होते हैं। जो जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं, ट्रेड करते हैं, तो जब कुछ रुकावटें जो हमें, मतलब सारे हिंड्रेंसेस को हम एक डिस्क्राइब मोड में अच्छे से पढ़ते हैं कि होता क्या है। सो फर्स्ट हिंड्रेंस क्या था, हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, वो किसके द्वारा सॉल्व होगा, मिडिल मैन के द्वारा। अब बात करते हैं हु इज मिडिल मैन। मिडिल मैन कौन है, मिडिल मैन जिससे हम बोल सकते हैं मीडिएटर का काम करते हैं, जो ऐसे लोग, ऐसे बंदे जो मीडिएटर का काम करते हैं, उसको बोलते हैं मिडिल मैन। जैसे कि गुड्स प्रोड्यूस कहाँ होगा, फैक्ट्री में, ठीक है, गुड्स प्रोड्यूस फैक्ट्री में हुआ, तो कौन प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहे हैं उस गुड्स को, ठीक है। अगर हम चाहें, तो हमें मिडिल मैन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे, हम कंज्यूमर हैं, हम अगर चाहें तो हम सीधा जाके फैक्ट्री से गुड्स को परचेज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें काफ़ी टाइम खर्च करना पड़ेगा, तो ये सब नहीं करेंगे हम। तो उसी के लिए, उन सारी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, यानी ये जो चीज़ें हैं कि अगर हम, मतलब ये अगर मिडिल मैन का सॉल्यूशन नहीं होता, तो ये हमारे लिए एक टाइप से हिंड्रेंस ही था, पर्सन के लिए हिंड्रेंस ही था ये, कि अगर हमें गुड्स चाहिए तो फैक्ट्री से जाके हम परचेज करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, टाइम कंज्यूमिंग भी है, ठीक है। तो इसीलिए इस हिंड्रेंस को सॉल्व करने के लिए मिडिल मैन का यूज़ किया गया। और वो मिडिल मैन कौन होते हैं, होलसेलर एंड रिटेलर। देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स ऑफ एनी प्रोडक्ट वाइल द कंज्यूमर्स आर अनलिमिटेड, यानी किसी भी प्रोडक्ट के लिए जो प्रोड्यूसर हैं, मतलब जो प्रोड्यूसर्स हैं वो लिमिटेड हैं, और जो हम कंज्यूमर्स हैं वो अनलिमिटेड हैं। तो इसीलिए होलसेलर और रिटेलर का यूज़ किया गया है। सो गुड्स जब भी फैक्ट्री में प्रोड्यूस होगा, तो वो कौन हो गए, प्रोड्यूसर, ठीक है, वो गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। वो क्या करेंगे, वो होलसेलर को एक लार्ज क्वांटिटी में सेल कर देंगे, या होलसेलर वो उनसे परचेज कर लेंगे। जब होलसेलर के पास एक लॉट में वो गुड्स आ गया, अब वो धीरे धीरे करके स्मॉल क्वांटिटी में रिटेलर को क्या करेंगे, सेल कर देंगे। रिटेलर मीन शॉपकीपर, ठीक है।
और हम क्या करेंगे, जाके शॉपकीपर से परचेज कर लेंगे। तो यानी हमारा टाइम भी कंज्यूम, मतलब टाइम भी सेव हुआ, कंज्यूम नहीं हुआ, और सीधा हमें गुड्स भी मिल गया टाइम पर। तो ये क्या है, ये एक हिंड्रेंस था, मतलब सॉरी, ये सॉल्यूशन था उस हिंड्रेंस का। किसका? हिंड्रेंस ऑफ पर्सन का। क्लियर हुआ आपको मिडल मैन क्या होते हैं? ओके। द नेक्स्ट हिंड्रेंस इज हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। ये किसके द्वारा सॉल्व होगा? ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के द्वारा। So the solution of hindrance of place is transport and communication. Producer and consumers are far away from each other geographically. So there is one more hindrance is trade. This relates to the transportation of goods from one place to another. ठीक है, तो हमें प्लेस के लिए हमको क्या मिल रहा है, रुकावटें मिल रही हैं कि हम अगर हमें सामान को भेजना है कहीं दूसरी जगह पर, तो फिर हम यूज़ क्या करें, मतलब ऐसा किस जगह हम भेजेंगे और कैसे भेजेंगे। तो इसके लिए सॉल्यूशन दिया गया है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का। प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हैं। इस वजह से कोई कहीं रहता है, कोई कहीं रहता है, ठीक है, एरिया सबके अलग अलग हैं। तो इस वजह से ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का एक सॉल्यूशन दिया गया है टू रिमूव हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, कि जिससे कि अगर हम ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे तो वो गुड्स जल्दी से जल्दी कंज्यूमर तक पहुंच जाएंगी फ्रॉम प्रोड्यूसर। ठीक है, सो सेकेंड इज ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। द थर्ड इज हिंड्रेंस ऑफ टाइम। ये हिंड्रेंस है और इसका सॉल्यूशन क्या है? वेयर हाउसिंग, यानी गुड्स स्टोर करना चाहिए ना हमको गुड्स, नहीं तो ख़राब हो जाएंगे, वो कहाँ पे हम रखेंगे। सो सॉल्यूशन क्या है? वेयर हाउसिंग। सो द गुड्स शुड बी स्टोर्ड इन द प्रॉपर मैनर। ठीक है, इससे हमारे जो इसकी जो हिंड्रेंस है वो रिमूव हो जाएगा वेयर हाउसिंग करके। ठीक है, एक अच्छी जगह एक प्रॉपर मैनर में गुड को स्टोर करना। ठीक है, द फोर्थ इज इंश्योरेंस। इसका हिंड्रेंस है हिंड्रेंस ऑफ रिस्क और उसका सॉल्यूशन है इंश्योरेंस करा के। ठीक है, एट द टाइम ऑफ स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टिंग ऑफ दीज गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एलिमेंट ऑफ रिस्क इज ऑलवेज देयर। जब भी हम गुड्स को एक एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफ़र करते हैं या स्टोर करते हैं, तो रिस्क की जो प्रॉब्लम है वो वहाँ पर हमें दिखती है, यानी वो वहाँ मतलब पॉसिबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि ये पहले भी मैंने आपको बताया था, रिस्क को बिजनेस में लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, रिस्क के बिना बिजनेस नहीं चल सकता। ओके, ये भी बात है, बट रिस्क लेना क्यों ऐसा ज़रूरी है? देखिए, अगर हमारे गुड्स का इंश्योरेंस होगा, हम अपने गुड्स को बचा सकते हैं। जैसे कि मानिए गुड्स हमारा ट्रांसपोर्ट के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, वो ऑन द वे है, रास्ते में है गुड्स, और मानिए चोर चोर आ जाते हैं, चोरी हो जाती है, अगर हमारा रात के समय पे जा रहा है गुड्स, तो क्या होगा? एक टाइप की रिस्क लेना भी होगा ये हमारे लिए, कि हम रिस्क ले रहे हैं, रात में हम गुड्स को ट्रांसफ़र कर रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, क्या होता है, अगर मानिए वहाँ चोर आ जाती हैं और गुड्स हमारा चोरी हो जाता है। ठीक है, या आप बोल सकते हैं गुड्स गुड्स में आग लग गई, फायर हो गई। ठीक है, वो उससे डैमेज हो गया। अगर हमारे पास इंश्योरेंस होगा उस गुड्स का, तो हमें वो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिल जाएगा। लेकिन अगर इंश्योरेंस नहीं होगा तो ये हमारे लिए पूरी तरीके से लॉस है। इसकी भरपाई वही करेगा जहाँ से वो गुड्स शिफ्ट हो रहा है, यानी कौन? प्रोड्यूसर। ठीक है, ठीक है, सो इंश्योरेंस कराना भी बहुत ज़रूरी है। प्रोड्यूसर तो नहीं बोलेंगे, बट हम जिसके पास वो गुड्स हैं, रिटेलर बोल सकते हैं, शॉपकीपर, अगर उनके पास गुड्स का इंश्योरेंस होगा तो ये बच जाएगा, वरना ये उनके लिए लॉस है। ठीक है, सो द नेक्स्ट इज हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस एंड इट्स सॉल्यूशन इज बैंकिंग। Finance is the backbone of business. It is required from the moment of the raw material is purchased till the sale of finished goods. यानी फाइनेंस क्या है? बिजनेस की एक बैकबोन है, और ये जब तक हमें चाहिए, यानी कब तक हमारे पास होना चाहिए? जब तक वो गुड्स रॉ मटेरियल से ना होके वो एक फिनिश प्रोडक्ट में ना बन जाए। यानी कि कोई भी रॉ मटेरियल यानी कच्चे माल से वो एक प्रॉपर प्रोडक्ट नहीं बन जाता, जब तक हमें वो गुड्स की फाइनेंस होना ज़रूरी है। ठीक है, प्रोसेस होती है अकाउंटिंग में, जैसे कि रॉ मटेरियल आया और फिर वो वर्क इन प्रोग्रेस में चल रहा है, एंड देन कम टू द फिनिश प्रोडक्ट। ठीक है,
So here there means in accounting there is three type of process, that is raw material, work in progress and finished product. एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको अच्छा सा, और ये एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स में भी मैंने आपको दिया है बट इसमें भी देना ज़रूरी है बिकॉज यहाँ रॉ मटेरियल एंड फिनिश प्रोडक्ट की बात होती है। ठीक है, लाइक भाई शुगर केन की बात करते हैं। शुगर केन है हमारे पास, तो शुगर केन वो क्या हो गया, रॉ मटेरियल हो गया। ठीक है, शुगर केन को हमने उसकी मशीन में लगाया, उससे हमें यानी वो जब शुगर केन जब वो मशीन में हमने उसको लगाया, किसके लिए, फॉर द शुगर केन, शुगर के लिए, यानी कि जब हम ऐसा ऐसी बात करते हैं कि जैसे कि हमारे पास शुगर केन है, तो शुगर केन क्या हो गया, रॉ मटेरियल। ठीक है, अब हमें उससे क्या चाहिए, उसे हमें जूस चाहिए, गन्ने का जूस, राइट। तो गन्ने की जूस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, शुगर केन है वो रॉ मटेरियल हो गया, और वो ही हमने मीन्स मशीन में लगाया है, तो वो प्रोसेस जो चल रही है मशीन में शुगर केन लगाने की, वो प्रोसेस कहलाएगी वर्क इन प्रोग्रेस, यानी वो भी काम प्रोग्रेस में है, यानी वो चल रहा है अभी। और जब वो शुगर मीन जब वो जूस हमें मिल जाएगा, यानी जो वो जूस शुगर केन से हमें मिलेगा, मीन्स गन्ने का जूस, तो वो कहलाएगा हमारा फिनिश प्रोडक्ट, यानी वो एक प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ है जो हम सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ तक का प्रोसेस, ये यहाँ पर मतलब फाइनेंस होना ज़रूरी है, इस चीज़ को समझाते हुए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। ठीक है, सो तो फाइनेंस क्या है, एक बैकबोन है बिजनेस की। इट इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम मूवमेंट द रॉ मटेरियल परचेज टिल द सेल ऑफ फिनिश प्रोडक्ट। क्लियर। द नेक्स्ट इज एडवर्टाइजिंग। So the last is in hindrance of information and the solution is in advertisement. In today's competitive market, it is not possible for a businessman to sit and wait for customer after investing heavily in business. What does this means? इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं है कि कोई भी बिजनेसमैन हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए और वो कस्टमर का वेट करे कि कब हमारा कस्टमर आए और उसको हम प्रोडक्ट सेल करें। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है आज की दुनिया में, आज के कॉम्पिटिटिव मार्केट में। बिकॉज कस्टमर जब ही आएंगे जब आप कोई भी एडवर्टाइजिंग करेंगे अपने प्रोडक्ट का। उनको अट्रैक्ट करने के लिए आप तक आपके पास खुद नॉलेज नहीं होगी तो वो आप उनको अट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए आपके पास नॉलेज होना भी ज़रूरी है, जिससे कि वो आप उस प्रोडक्ट की नॉलेज होना ज़रूरी है, जिससे कि आप उस कस्टमर को बता सकें कि इस प्रोडक्ट में क्या है ऐसा, कि आप इसको परचेज करें। ऐसी क्या क्वालिटी है, ऐसा क्या है इसमें कि लोग मजबूर हो जाएं आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। सो एडवर्टाइजिंग करना इसीलिए ज़रूरी है। ठीक है, सो टू अट्रैक्ट कस्टमर्स टुवर्ड दिस प्रोडक्ट, a producer has to provide full knowledge of his product to the customer। ठीक है, जब भी प्रोवाइड कर पाएंगे आप नॉलेज, अगर आपके पास फुल नॉलेज होगी उस प्रोडक्ट की, और वो ही नॉलेज आप कस्टमर को प्रोवाइड कर पाएंगे। ठीक है, इससे उनको भी फ़ायदा मिलेगा, उनको समझ में आएगा कि हाँ इस प्रोडक्ट में कुछ बात है कि हम इसको परचेज करें। ठीक है, इसलिए वो आपके पास क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। सो ये एक सॉल्यूशन था एडवर्टाइजिंग, राइट। सो हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन भी इससे क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी एडवर्टाइजिंग करके। ऑलराइट, सो ये यहाँ तक हमारे हिंड्रेंसेस कंप्लीट हुए। ओके, सो गाइस द नेक्स्ट और वी कैन से दैट लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड। अब हम बात करते हैं इंडस्ट्री, कॉमर्स और ट्रेड में क्या डिफरेंस है। ठीक है, इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है ये। सो द फर्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस इज एक्टिविटी। इंडस्ट्री की क्या एक्टिविटी है, वो गुड्स को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करना, यानी प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स एंड सर्विसेज। इंडस्ट्री में गुड्स प्रोड्यूस होंगे। ओके, सो गुड्स को प्रोड्यूस करना, सर्विस को प्रोड्यूस करना, ये इंडस्ट्री में होता है। कॉमर्स में क्या होगा, वही गुड्स जो प्रोड्यूस है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थिंग्स एंड सर्विसेज। सो द लास्ट है ट्रेड। ट्रेड की क्या एक्टिविटी है, जब गुड्स प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो गए, डिस्ट्रीब्यूट हो गए, अब वो क्या होंगे, खरीदे जाएंगे और बेचे जाएंगे। सो बाइंग एंड सेलिंग एंड ऑफ थिंग्स एंड सर्विसेज। ओके, नेक्स्ट सेकंड डिफरेंस इज कैपिटल रिक्वायरमेंट। सो इंडस्ट्री के लिए वर्किंग एंड फिक्स कैपिटल की जरूरत होती है। सो बोथ वर्किंग एंड फिक्स कैपिटल ऑन अ लार्ज स्केल।
ठीक है, तो कैपिटल रिक्वायरमेंट यहाँ पर वर्किंग एंड फिक्स दोनों ही होंगी। अब यहाँ बात आती है कि वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स कैपिटल कौन सी होती है। फिक्स कैपिटल तो हो गई जो कि लॉन्ग टर्म के लिए होती है, यानी कि वो फिक्स्ड है, वो यानी ऐसी कैपिटल जो हमने लगा दी है बिल्कुल फाइनल, फिक्स्ड है वो बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए। और वर्किंग कैपिटल कौन सी हो गई, जैसे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी, है ना। सो दिस इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। ठीक है, जो हमारी डे टू डे लाइफ में उस हमारे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए होती है, लगाते हैं, उस कैपिटल को बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। और अब बात करते हैं कॉमर्स में क्या होगा, तो कॉमर्स में वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगी इन टर्म ऑफ फिक्स कैपिटल, यानी अब फिक्स कैपिटल यहाँ पर कम लगेगी और वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगी। ठीक है, द थर्ड इज ट्रेड। तो ट्रेड में, अब ट्रेड में बिजनेस की नेचर पे डिपेंड करता है कि यहाँ पर मींस वर्किंग कैपिटल क्या लगेगी, कम लगेगी। ठीक है, क्योंकि ये बिजनेस पे डिपेंड करता है, उसके नेचर पे डिपेंड करता है कि बिजनेस कैसा है। ठीक है, उस हिसाब से लगाएंगे। ठीक है, तो अब ये बात हुई क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट है इसका पॉइंट स्कोप। इंडस्ट्री में थ्री टाइप्स की इंडस्ट्री बताएंगी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। टर्शरी मीन सर्विस इंडस्ट्री। यहाँ पर इंडस्ट्री का स्कोप क्या है, इसमें तीन टाइप की इंडस्ट्री इंक्लूड होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। कॉमर्स में दो टाइप के मीन्स कॉमर्स, सो कॉमर्स के भी टू पार्ट्स होते हैं, टू टाइप्स होते हैं, जैसे फर्स्ट इज ट्रेड एंड ऑक्सिलरी ट्रेड। ठीक है, और ट्रेड में क्या होंगे, टू टाइप्स के ट्रेड होते हैं, होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड, जिसे हम बोलते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड। क्लियर। अच्छा, अब नेक्स्ट है पॉइंट दैट इज रिस्क। रिस्क के बारे में बताया था आपको, इंडस्ट्री में रिस्क ज़्यादा होगी। ठीक है, कॉमर्स में कम होगी। ठीक है, लेस रिस्क होगी, और जो ट्रेड है उसमें लीस्ट रिस्क होगी। ठीक है, अब द नेक्स्ट इज म्यूचुअल डिपेंडेंस। इंडस्ट्री में कॉमर्स और ट्रेड दोनों एक दूसरे पे क्या होंगे, डिपेंड होंगे। ठीक है, और कॉमर्स में कॉमर्स इज नॉट पॉसिबल विदाउट ट्रेड, बिकॉज ट्रेड इट्स मेजर पार्ट, यानी कॉमर्स ट्रेड के बिना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो ट्रेड है वो क्या है, इसका एक मेजर पार्ट है, किसका, कॉमर्स का। और ट्रेड में क्या होगा, देयर इज नो जस्टिफिकेशन फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये बात हुई डिफरेंस की। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, so thank you so much for watching this.